नमस्कार। संसदीय समितियों पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। भारत के संसदीय प्रणाली में संसदीय समितियां बेहद खास हैं। ये समितियां विधेयकों की पड़ताल करने के साथ साथ अहम विषयों का चयन करती हैं। संसद में दलीय आधार पर गठित ये समितियां व्यापक परिप्रेक्ष्य के तहत रिपोर्ट सौंपती हैं। इनकी विशेषता यह है कि चर्चा या रिपोर्ट में कोई दलीय निष्ठा नहीं दिखती है। तमाम मसलों पर यह विशेषज्ञों और आम जनता की राय लेती हैं। कार्यक्रम में आज बात करते हैं याचिका समिति की या कहें पिटीशन कमेटी की। याचिका समिति पर हम विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीके अग्निहोत्री, पूर्व महासचिव राज्यसभा। वीके अग्निहोत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चक्षु रॉय, प्रमुख आउटरीच पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि याचिका समिति क्या है। संसद की याचिका संबंधी समिति का संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। संसद के दोनों सदनों में याचिका समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। याचिका समिति संसद की सबसे पुरानी समितियों में से एक है। याचिका समिति का गठन 20 फरवरी 1924 को किया गया था। लोकसभा में नियम 306 के तहत समिति का गठन होता है। राज्यसभा में याचिका समिति का कोरम पूरा करने के लिए 5 सदस्य जरूरी होते हैं। राज्यसभा में याचिका समिति का अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि लोकसभा में याचिका समिति का अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका समिति महत्वपूर्ण है। चर्चा की शुरुआत हम वीके अग्निहोत्री जी से करते हैं। सर, अगर हम दर्शकों के लिए जानना चाहें कि याचिका समिति क्या है तो किस तरह से आप बताएंगे, चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में ये समितियां अलग अलग काम करती हैं। यह समिति एक तरह से परिप्रेक्ष्य देखें तो इसको हम पितामही कह सकते हैं सभी समितियों की, क्योंकि ये एक समिति है जो कि बहुत पहले, इंडिपेंडेंस के पहले 1924 में इस्टेब्लिश हुई थी, जबकि हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। और जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम ये इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये बहुत पुरानी कमेटी है। एक तो ये परिप्रेक्ष्य है। दूसरा, कमिटियां तरह तरह की हैं। कमिटियां कुछ हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग हैं, लेकिन एक ही तौर तरीके की हैं, उसमें ये भी आती है। फिर हैं कुछ जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज़ जिनका कि कुछ कार्यकाल होता है। फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ है जो भी पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा के मिलके हैं, जिनकी की मीटिंग के लिए अभी कल ही ये संसद जो है वो गया है अपने रिसेस में कि वो लोग अब बजट एग्जामिन करेंगी। तो 24 कमेटी वो हैं, और भी तरह तरह की कमिटियां हैं। तो ये कमेटी, जैसा आपने कहा, पिटीशंस कमेटी लोकसभा राज्यसभा दोनों में है, वो अपने अपने पिटीशंस मंगाती हैं और उन पर विचार करती हैं। चक्षु जी, अगर हम जानना चाहें कि जिस तरह से सर ने बताया कि पिटीशन कमेटी जो है वो संसद के इतिहास की सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है। 20 फरवरी 1924 में तब इसका गठन किया गया था। अगर हम इसके कार्यक्षेत्र जानना चाहें तो क्या है इसके कार्यक्षेत्र? सूरज, जब अग्निहोत्री साहब बात कर रहे थे कमेटियों की, और आपने भी इसका उल्लेख किया कि ये काफ़ी पुरानी कमेटी है, लगभग 100 साल होने वाले हैं इस कमेटी को। तो ये जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लगभग उसी के समय पर शुरू हुई थी, और हमेशा इसका नाम याचिका कमेटी नहीं था। इसका नाम पहले थोड़ा सा कुछ और था। 1933 में इसका नाम बदलकर इसको याचिका कमेटी करा गया। अब ये जो कमेटी का जो काम है ये बहुत विस्तृत है, और ये विस्तृत इसलिए है क्योंकि जब आप बात कर रहे थे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ की, तो जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, जो उनका जो कार्यक्षेत्र होता है वो सीमित रहता है उन मिनिस्ट्रियों तक जिसका कि प्रभार उन्हें दिया गया है। तो जो फाइनेंस कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम देखती है, डिफेंस का देखती है, और कुछ एक कमेटियाँ होती हैं डिपार्टमेंटली रिलेटेड जो कि शायद 2-3 छोटी मिनिस्ट्रीज़ का काम एक साथ देखती हैं।
बट जो याचिका कमेटी है वो एक ऐसी कमेटी है जिसके सामने किसी भी तरह की याचिका आ सकती है जो कि किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो। अब जैसे कि अगर आप लोकसभा की याचिका कमेटी की आखिरी 2 या 3 रिपोर्ट देखें तो आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी, दूसरी रिपोर्ट उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी। तो जो उनका कार्य क्षेत्र है वो सीमित नहीं रहता है। अब एक थोड़ा सा जब हम याचिका समिति की बात कर रहे हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि भाई याचिका समिति है क्या, कहाँ पर है और किस तरह से इसका प्रारूप रहता है। तो याचिका समिति, जैसे अग्निहोत्री साहब कह रहे थे कि लोकसभा की अपनी याचिका समिति है, राज्यसभा की अपनी याचिका समिति है, दोनों के रूल्स थोड़े से अलग हैं। और रूल ये है कि एक हाउस में अगर आपको याचिका देनी है तो वहाँ पर आपको अपने संसद सदस्य या किसी भी संसद सदस्य के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है जिससे पहले कि आप याचिका दे सकें। दूसरे हाउस में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। राज्यों में भी देखा गया कि राज्यों की विधानसभाओं में भी याचिकाएं कमेटी हैं। अब अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो मैं आंध्र प्रदेश का उल्लेख देना चाहूँगा कि जहाँ पर जो याचिका कमेटी है वहाँ पर आपको रिटर्न में भी नहीं, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है। आप उनकी या आंध्र प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर जाकर भी याचिका डाल सकते हैं। अब याचिकाएं क्या हैं? याचिकाएं ये हैं कि ऐसी जो चीज़ें जो कि विधायी कार्रवाई या कि संसद की किसी और कार्रवाई में उठाई नहीं जा सकती हैं और आम जनता उसको संसद के सामने लेके आना चाहती है तो उसकी वो याचिका आप पिटिशंस कमेटी को दे सकते हैं। पिटिशंस कमेटी फिर उस याचिका पर अमल करती है, सरकार से उस पर सरकार का रुख मांगती है और फिर एक रिपोर्ट देती है। याचिका कमेटी का काम रिपोर्ट देने तक सीमित नहीं रहता है। रिपोर्ट के आने के बाद सरकार उस पर अपना एक एक्शन टेकन देती है जिसको फिर याचिका कमेटी कंसिडर करती है और याचिका कमेटियों की रिपोर्ट दोनों सदनों पे उनके पटल पर रखी जाती है। वीके अग्निहोत्री जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्यों दोनों हाउसेस में अलग अलग कमेटी बनाई गई है? ये लोकसभा में अलग है और राज्यसभा में अलग है। और चक्षु जिस तरह से बता रहे थे कि इसमें जो आम जनता से कनेक्ट है, तो क्या इसमें सांसद जो है वही उठा सकते हैं या आम जनता भी सीधा सभापति या अध्यक्ष को लिखकर पिटीशन या याचिका दे सकती है? लोकसभा राज्यसभा हैं वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, तो वो उनको अपनी तरीके से काम करने का अधिकार है। तो कहीं पे लोकसभा में उसको सिग्नेचर होना चाहिए किसी पार्लियामेंट के मेंबर का, और राज्यसभा में उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसकी भी प्रक्रिया जो है वो स्टेजेस पे होती है जी। तमाम तरह के एप्लीकेशंस आते रहते हैं इन समितियों के समक्ष, तो उनको वो देखते हैं पहले प्राइमा फेसाई कि प्रारूप उनका सही है कि नहीं। एक प्रारूप प्रिस्क्राइब किया गया, उस प्रारूप में नहीं है अगर, तो ज़्यादातर वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाती है जी। अगर प्रारूप सही है तब फिर उनका विषय के बारे में सोच के फिर निर्णय लिया जाता है कि इसको एडमिट करना कि नहीं करना। तो पहली स्टेज है कि पिटीशन एडमिट करना। अगर एडमिट होता है तब फिर स्पीकर या चेयरमैन का आदेश लिया जाता है कि इसको एडमिट कर लिया जाए और फिर वो समिति को जाती है जिसका कि वो एग्जामिनेशन और रिपोर्ट करते हैं जी। ये बहुत ही सीरियस तरीके से ये समिति चलती हैं। चक्षु जी, अगर हम, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, कई विषयों को ये छूता है, जैसे आपने लोकसभा का जिक्र किया, हेल्थ और तमाम विषयों को इसने लिया था, तो कौन कौन से, क्या इनका किसी भी विषय को ये याचिका समिति कंसीडर कर सकती है? जी, जो याचिका समिति का दायरा है वो दायरा इस तरह से देखा जाता है कि जो भी चीज़ संसद के परव्यू में आता है उसकी याचिका आप संसदीय समिति जो याचिकाएं हैं वो आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले अग्निहोत्री जी भी कह रहे थे और आपने भी इसका उल्लेख किया था, तो ये मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिफाई कर दूं कि पहले तो ये भी देखा जाता था कि याचिकाएं जो डाली जाती थीं वो सिर्फ इस करके नहीं डाली जाती थीं कि जो एक सिलेक्टेड फॉर्म है, स्पीकर के पास ये अथॉरिटी है कि अगर मान लीजिए जैसे पहले पुराने टेलीग्राम होते थे, अगर किसी ने टेलीग्राम भी भेजा है तो उसको भी स्पीकर याचिका समिति को भेज सकते थे। अब याचिकाओं समितियों की जो महत्वपूर्णता है वो इस वजह से उठती है
क्योंकि ये समितियां सिर्फ एक ऐसी समिति है हमारे पूरे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, जहाँ पे कि आपका और मेरा, जो कि हम लोग एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, हमारा एक डायरेक्ट संपर्क रहता है। वैसे तो हम लोग एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि हमारी बात रखते हैं संसद में, बट याचिका समितियों में हम अपनी बात एकदम डायरेक्टली रख सकते हैं। और अगर वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को वो याचिका जो हमारी है उसको फुलफ़िल करती है, फिर उसको लिया जाता है। अब जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो हमारा ये प्रोग्राम है वो समितियों की रिपोर्ट की डिस्कशन के लिए रहता है। तो जो एक आखिरी रिपोर्ट जो लोकसभा की याचिका की समिति की थी, वो एक लेजिस्लेशन से रिलेटेड थी, जो कि टोबैको को रिलेटेड है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा, और कुछ लोगों को उस पब्लिक कंसल्टेशन के बाद उस लेजिस्लेशन पर टिप्पणी करनी थी। तो उन्होंने उस टिप्पणी को अपनी याचिका समिति के सामने रखा, याचिका समिति ने उसको एक्सेप्ट किया। और अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो एक वो बहुत ही विस्तृत तरह से रिपोर्ट लिखी गई है उस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन के ऊपर, जो कि टोबैको के कंट्रोल के ऊपर बात करता है। और जब ये रिपोर्ट लिखी जा रही थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिशियल्स ने आके कमेटी के सामने काफ़ी एक लंबा एक्सटेंसिव डेपोजिशन दिया। बिल्कुल। उससे पहली जो रिपोर्ट लिखी गई थी वो ये थी कि भाई एटीएम में मुंबई में काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो शायद उसमें कोई आपका कार्ड क्लोन कर लेता है, तो उसमें बैंकों की क्या जिम्मेदारी है। और ये समितियां सिर्फ रिपोर्ट लिखने तक सीमित नहीं रहती हैं। जो लोकसभा की समिति जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये एक्सटेंसिवली दिल्ली के बाहर जाके भी लोगों से बात करती है। ये देखती है कि जो याचिकाएं उनके पास आ रही हैं उस पर अगर वो डिस्कशन रख सकें। बिल्कुल, किसी भी विषय को की पड़ताल करने के लिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो पीड़ित हैं उनसे भी, और जो इस कार्यक्रम से जुड़े होते हैं उनसे सीधा संवाद करती है, और कई बार तो वो एविडेंस भी समिति लेती है। अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं राज्यसभा सांसद नवाम। आप याचिका समिति जो राज्यसभा की है उसके सदस्य भी हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नवाम जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम लोग याचिका समिति की बात कर रहे थे, पिटीशन कमेटी की, और हमारे दोनों विशेषज्ञ बता रहे थे कि ये संसद के इतिहास के सबसे पुरानी समितियों में से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चूंकि इस महत्वपूर्ण संसदीय समिति के सदस्य भी हैं, तो किस तरह से ये जो पिटीशन कमेटी है वो महत्वपूर्ण है आम लोगों के लिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसे ये समिति, यहाँ हमारा जो कमिटी, पिटीशन कमिटी ऑन पिटीशन राज्यसभा की, अरुणाचल में एक बार दर्शन हुआ था, अरुणाचल विजिट किया। यहाँ एक बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये जो शरणार्थियों के बारे में, चांगमा हाजोंग शरणार्थियों के बारे में जी। उस समय शायद लेट सुषमा स्वराज जी उसकी चेयरमैन थी जी। तो इन्होंने उनको यहाँ पे नागरिक अधिकार देने के लिए सिफारिश किया था। तो यहाँ पब्लिक का बहुत ही रिएक्शन हुआ। तो कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दा होता है जैसे स्टेट रिलेटेड विषय हो, तो स्टेट सरकार से, वहाँ के लोगों से उसका जो सेंस को, सेंटिमेंट को समझ के हमें ये करना चाहिए, रिकमेंडेशन देना है। कोई भी विषय हमारे साथ कमेटी के सामने आता है उसका प्रॉपर स्टडी करके, ताकि इससे अननेसेसरी पब्लिक रिएक्शन ना हो। यही एक ये क्या है। और उसके बाद अभी मैं इस टर्म में यहाँ कमेटी अभी मेरे ये सेकंड टर्म आपने कमेटी में मुझे सदस्य बनाया है जी। तो अभी तक कोई, क्योंकि मैं पहले एक ही बार अभी मीटिंग अटेंड किया हूँ, यहाँ से आना जाना भी तो मुश्किल है। तो कोई भी सब्जेक्ट, विषय जो भी समिति के सामने रखा जाता है उसका थोड़ा प्रॉपर अच्छा से छानबीन करके जान के समिति सुझाव देना चाहिए। जी जी। नवाब जी, अगर हम जानना चाहें दर्शकों के नज़रिए से, जैसे संसदीय समितियां तो सभी अहम होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, कुछ जो फाइनेंस की कमेटी होती है, इसी तरह से पिटीशन कमेटी है। तो किस तरह से ये कमेटियां अलग अलग हैं? देखिए ये तो एक पब्लिक, हर ऑर्गेनाइजेशन से कोई अपना अपनी पर्सनल समस्या होती है और समस्या लेके कमेटी को भेजती है, जो हमारा ये है।
तो मोस्टली जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ लोगों का समस्या होती है, जैसा एसटी कमेटी ये है, कमेटी के ये जो जात के लोगों के ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे सब मैंने इट नीड्स प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द कंप्लेंट्स। जैसे कि कोई किसी डिप्राइव्ड या कोई पर्सनल ग्रीवेंस लेके कोई कमिटी के सामने समस्या कोई मुद्दा को रखेंगे, उसमें भी हम लोग माने विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट प्रॉपरली, तो कमिटी शुड बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन प्रॉपर स्टडी करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही समझता हूँ। जी और ही जो रिकमेंड करती है अगेन उसके ऊपर जो वो तो बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट में एक्ट, गवर्नमेंट में नोट एक्ट, तो गवर्नमेंट को भी तो एक आंसरेबिलिटी होना है, उसमें अकाउंटेबिलिटी। कीप द कमिटी रिकमेंड्स में भी लोकसभा और राज्यसभा हुआ जो कमिटी बनाती है, कार को भी इसका इज्जत तो देना चाहिए, व्हाटएवर कमिटी रिकमेंड्स। लेकिन ऐसा देखा जाता है जितना कमिटी रिकमेंड करे कोई खास एक्शन उसके ऊपर सरकार का या कोई भी ये का ऐसा प्रॉम्प्ट एक्शन या कोई स्पेसिफिक एक्शन हम तो अभी तक सुना नहीं है। जी जी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जी डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम में, कम से कम जो कमिटी स्टडी करके कोई भी रिकमेंड करती है उसके ऊपर सरकार गवर्नमेंट आल्सो शुड एक्ट अपॉन जी। इट। सर, मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि जो तमाम संसदीय समितियां हैं उसमें याचिका समिति, पिटिशन जो कमेटी है वो किस तरह से भिन्न है? दर्शकों के नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग एक तरह से सारी समितियों को एक जैसा ही मानते हैं। उसमें कोई मंत्रालय से जुड़ी हुई है जो डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी जिसे हम बोलते हैं, फाइनेंस की कमेटी है, और इस तरह से याचिका समिति होती है जिसमें सीधा जनता जो है वो याचिका कर सकती है। तो क्या इसे हम एक तरह से जांच समिति के तौर पे माने? यही एक ऐसी कमिटी है जहां सीधे जनता पहुंच सकती है, और इसका एक रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आर्टिकल 350 वहाँ लिखा है, अब पता नहीं किस संदर्भ में वो क्यों और कैसे वहाँ पर लिखा गया कि पब्लिक कैन अप्रोच एनी अथॉरिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन and submit some grievance जी in any language। अब लैंग्वेज के मुद्दे पर वो है आर्टिकल, बट इट इनडायरेक्टली और यू कैन से इवन डायरेक्टली पुट्स इट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट कि पब्लिक जो है वो किसी को भी अथॉरिटी के पास जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। वहाँ से डिराइव करके फिर ये पिटीशन कमिटी को अधिकार है कि वो ले और किसी सीधे जनता उनके पास पहुंचती है। जैसा चक्षु जी बता रहे थे लोकसभा के बारे में, अगर मैं राज्यसभा के बारे में बताऊं तो इतनी सारी रिपोर्ट सबमिट करी गई हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट हैं, मुख्य रिपोर्ट हैं जिन पर गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है, जैसा कि अपने नवम साहब भी कह रहे थे कि जब इस तरह की कमेटी कोई रिपोर्ट देती है तो उस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो कुछ ऐसी मुख्य रिपोर्ट है जिस पर कमेटी ने काम किया है जी। एक तो है जो स्टंट लगता है हृदय के लिए जी उसको अफोर्डेबल प्राइस पर सेल करना, ये राज्यसभा की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। फिर रोड रेज पर पिटीशन था तो उस पर भी सरकार ने गाइडलाइंस इशू करी, यद्यपि कमेटी का ये सुझाव था कि इस पर कानून लाना चाहिए जी। फिर है मिसयूज एब्यूज ऑफ सेक्शन 498, जो डावरी का हैरेसमेंट है उसका मिसयूज का बहुत मुद्दा था, उस पर भी इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जी। फिर CSR, इसको जो आप बोलते हो अपना वो कुछ प्रॉफिट से कुछ पैसा देते हैं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ
समाज की भलाई के लिए, उसको 2% का अपने प्रॉफिट का रखना हर एक कंपनी को, नॉट ओनली नॉर्मल कंपनीज बट इवन इंश्योरेंस कंपनीज वो भी रखें, ये भी एक रिपोर्ट थी। बिल्कुल। फिर आर्मी के ऑफिसर्स के लिए, जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, इस पर भी कमिटी ने लोक राज्यसभा की एक रिपोर्ट दी है। ये इस तरह की तमाम रिपोर्ट दी हैं जिस पर कि सरकार ने उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल। जिस तरह से चक्षु विके अग्निहोत्री जी बता रहे थे, उन्होंने राज्यसभा का उनके पास अनुभव है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से महत्वपूर्ण जो पिटीशन उनके पास आई थी उसके बाद रिपोर्ट उस पर दिया और बाद में हमने देखा उस पर समाज पे भी उसका व्यापक असर बाद में हुआ है। तो अगर हम देखें संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से याचिका समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनता सीधा संसद जुड़ती है और उसकी दिए हुए विषय को एग्जामिन करके आप लैंडमार्क निर्णय तक हुए हैं बाद में। सूरज, एक हम लोगों के यहाँ पे जो थोड़ा सा एक अभाव रह गया है वो ये है कि संसदीय कार्रवाई की जो निटी ग्रिटी है उसमें कई बार रुचि कम रह जाती है। और आप जो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं उससे एक जो अच्छी चीज़ होगी वो ये होगी कि जनता जनार्दन को ये मालूम पड़ेगा कि उनका जो रोल है संसद के साथ एंगेज करने में वो कमेटियों तक जा सकता है। तो अगर आप अपनी कोई एक ऐसा विषय उठाना चाहते हैं जो कि सिर्फ आपके निजी लाभ से आगे चलकर है, समाज की भलाई के लिए है, तो वो आप याचिका समिति तक जा सकते हैं। अब बात ये रही कि इन कमेटियों का काम कितना इम्पैक्ट लाता है। निबम साहब कह रहे थे कि शायद इसमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि सरकार कितना इम्प्लीमेंट कर रही है, कितना इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अब मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था कि जो कमेटियों की रिपोर्ट आती है उस पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है जी। तो मेरे ख्याल से जो संसद सदस्यों का इसमें रोल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब ये रिपोर्टें आएँ और उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट आए और उन्हें लगे कि जो सरकार का रवैया है कमेटी की रिकमेंडेशंस के तरफ वो उतना सकारात्मक नहीं है या सरकार ने कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं मानी हैं, तो उसको उनको कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हाउस के अंदर चर्चा के लिए भी उठाना चाहिए। अगर मैं जानना चाहूँ विके अग्निहोत्री जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं हम, याचिका समिति में सभापति राज्यसभा के और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर हम बात करें तो उनकी भूमिका किस तरह से होती है? और हम देखते हैं लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, तो याचिका समिति का गठन किस तरह से होता है? जैसा आपने पहले भी कहा कि इन जितनी भी संसदीय समितियां हैं उसमें दल के बेसिस पर कोई निर्णय नहीं होता है, सर्वदलीय होती है। तो इसमें भी इन कमेटियों के संगठन में यद्यपि यह प्रोविज़न है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर हैं लोकसभा के और चेयरमैन हैं राज्यसभा के, वो इनको गठित करते हैं, तब भी ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल बैठकर उनका संगठन करते हैं, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी हो, ये नहीं कि सिर्फ एक के, लेकिन वो डाइवर्सिटीज़ में भी जितना उनका क्या कहते हैं उनका वो है स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर उनका रिप्रेजेंटेशन हो। और क्योंकि तमाम तरह की कमेटियां हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में सबको मिल जाए जगह, लेकिन ओवरऑल ये रहता है दृष्टिकोण कि कहीं ना कहीं किसी को फिट कर दिया जी। नवाब जी, मैं आपसे लेकिन एक चीज़ मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी समिति है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग इसके चेयरमैन रह चुके हैं जी। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, इस तरह के लोग इसके, और वेंकैया नायडू जी जो अभी वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए, ये इस समिति के चेयरमैन रहे। बिल्कुल। चक्षु, कार्यक्रम के का आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर इन समितियों में काम किया जाता है और जिस तरह से अभी विके अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि इतने बड़े बड़े लोग इस समिति के चेयरमैन रहे हैं जिन्होंने बाद में लैंडमार्क रिपोर्ट दी जिसका समाज पे फर्क पड़ा, किस तरह से आप देखते हैं? एक चीज़ जो हमारे संसदीय कार्यप्रणाली में बहुत अच्छी है वो ये है कि जो समितियों की मीटिंग होती है वो क्लोज डोर रहती है। तो जब सदन में चर्चा होती है तो सदन की चर्चा का लाइव टेलीकास्ट होता है, उसकी प्रोसीडिंग अगले दिन पब्लिश की जाती है। तो उसमें जब आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं तो आपको अपने पार्टी के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करना रहता है।
बट जब समितियों की मीटिंग क्लोज डोर हो जाती है, तो चाहे वो याचिका समिति हो, चाहे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, तो वहाँ पर एक एडवांटेज ये हो जाता है कि जो तकनीकी विषय है उस पर तकनीकी बातें होती हैं और उस पर दलगत बातें नहीं होती हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि कई बार ऐसा भी होगा कि जो विपक्ष के संसद सदस्य हैं वो किसी विषय को सपोर्ट करें और सत्ता पक्ष के सदस्य अगर उन्हें लगता है कि उनकी जनता या उनकी कंस्टिट्यूंसी के खिलाफ वो बात जाएगी तो वो अपोज करें। बट अधिकतर ये देखा गया है कि जितनी भी रिपोर्टें आती हैं याचिका समिति, उसमें तो कभी मैंने शायद पिछले 5-7 सालों में कभी एक डिसेंट नहीं देखा है कि कुछ डिसेंट हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि जब इन समितियों में डिस्कशन रहता है तो एक ये जो डिस्कशन रहता है ये काफ़ी सकारात्मक रहता है, कुछ बदलाव की दृष्टि से लाया जाता है और जो हमारी सरकार की कार्यप्रणाली है या सरकार की कार्यप्रणाली में कहीं पे अगर कोई गैप है तो उसको सुदृढ़ करने के लिए जो चर्चा रहती है उसके लिए रहती है। आप तीनों इस कार्यक्रम में जुड़े और हमें याचिका समिति क्या होती है, इसका क्या महत्व है संसदीय लोकतंत्र में, इस विषय में विस्तार से बताया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संसद के दोनों सदनों की याचिका समितियां काफी महत्वपूर्ण संसदीय समितियां हैं और इसकी रिपोर्ट से संसदीय लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।